नाउ विजुअल। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? डायरिया, है ना। बाकी हमने पहले देख लिया था कॉन्स्टिपेशन, राइट, क्या होता है। गैस्ट्राइटिस भी हमने कंप्लीट किया था। अगर हम डायरिया की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? क्लोन और स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से, राइट। डायरिया को दस्त के रूप में भी जाना जाता है और यह एक बीमारी है जिसमें आपको सामान्य की तुलना में अधिक शीतहीन या अधिक मल की आवृत्ति हो सकती है। बार बार आपको मोशन फील हो सकता है, बार बार आपको मोशन जाना पड़े। क्लियर है? यह गैस्ट्रो एंटेराइटिस का एक परिणाम हो सकता है। गैस्ट्रो एंटेराइटिस क्या है? जिसे पेट का फ्लू भी कहा जाता है। यह माइक्रोबियल संक्रमण के कारण पेट या इंटेस्टाइन के सूजन के अलावा और कुछ भी नहीं, है ना। पेट का फ्लू जिसे कहा जाता है वो क्या है? एक संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या स्वेलिंग हो सकती है किसमें? आपके इंटेस्टाइन। क्लियर है? इसमें सिम्टम्स आपको क्या दिख सकते हैं? शिथिल पानी वाला मल, है ना, बिल्कुल पतला मल फील होगा, स्टूल। मल में खून का आना, ब्लड का आना, पेट में मरोड़ जैसा फील होना, ऐंठन फील होना, स्वेलिंग, पेट में दर्द, जीभ मिचलाना, बुखार और तत्काल एक मल त्याग करने की आवश्यकता, है ना। आपको बार बार ऐसा फील होगा कि आपको मोशन जाना है। ये कंडीशंस होती हैं डायरिया। कारण क्या हो सकता है? वायरस जो दस्त का कारण बन सकते हैं। कुछ वायरस होते हैं जो दस्त का कारण बनते हैं, जिनमें नॉर्वॉक वायरस है, ठीक है, असाइटो मेगालो वायरस। उसके बाद वायरल हेपेटाइटिस भी शामिल है। रोटा वायरस बच्चों में दस्त का एक सामान्य कारण हो सकता है, ठीक है। अगर बच्चों की बात करें तो उनमें रोटा वायरस दस्त का कारण बनता है। बाकी नोरावॉल्क वायरस हो गया, नोरावॉक, फिर साइटोमेगालो वायरस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस, ये सभी डायरिया के कारण हो सकते हैं, दस्त का कारण हो सकते हैं। बैक्टीरिया और परजीवी दूषित भोजन या पानी आपके शरीर में बैक्टीरिया और परजीवी पहुंचा सकते हैं, है ना। बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया। इन सबको क्या कर सकता है? आपके जैसे जो भी आप फूड इनटेक करते हैं, है ना, आपने बाहर देखा होगा मैक्सिमम की, जैसे जो खाने वाली चीजें होती हैं उसको खुला रखा होता है ना। उसमें डिफरेंट डिफरेंट वायरस आ रहे हैं, बैक्टीरियाज आ रहे हैं, और फिर आप जाके उसको खाते हैं, तो उस कंडीशंस में उस वायरस के बॉडी में एंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? जियोडिया लैम्बिया और क्रिस्टोस्पोरेडियम, राइट, जैसे परजीवी प्रोटोजोआ दस्त का कारण बन सकते हैं। बैक्टीरिया कौन कौन से था? नॉर्वॉक, ठीक है, साइटो मेगालो वायरस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस, और बच्चों में रोटा वायरस। अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो गियार्डिया लैम्बिलिया, ठीक है, जियार्डिया लैम्बिलिया हो गया, और क्रिस्टोस्पोरिडियम, ये प्रोटोजोआ है जो दस्त का कारण बनते हैं, डायरिया का कारण बनते हैं। डायरिया के सामान्य जीवाणु, राइट, कारणों में कैंपिलोबैक्टर, सैल्मोनेला, सिगेला और एस्चेरिचिया कोलाई शामिल है ना। अगर जीवाणु की बात करें, है ना, तो उसमें कौन कौन से हैं? कैंपिलोबैक्टर, साल्मोनेला, सिगेला और एस्चेरिचिया कोलाई। क्लियर है? वायरस हमने देख लिया, बैक्टीरिया हमने देख लिया, और प्रोटोजोआ, ये तीनों ही कारण बनते हैं डायरिया का। क्लियर हुआ? दवाएं, जैसे कई दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक्स दस्त का कारण बन सकती है ना। कुछ एंटीबायोटिक्स का भी अगर आप यूज करते हैं तो वो भी दस्त का कारण बन सकती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, है ना, लैक्टोज एक शुगर है, हमने पढ़ा था, जो दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स में
पाए जाते हैं। जिन लोगों को लैक्टोज को पचाने में कठिनाई होती है, उन्हें डेयरी उत्पाद खाने के बाद दस्त की शिकायत होती है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वगैरह मना किया जाता है, राइट, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उसको। तो ये कंडीशन है लैक्टोज इंटॉलरेंस, मीन्स लैक्टोज बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है उस फॉर्म में, तो वो भी दस्त का कारण हो सकती है। क्लियर है। फ्रैक्टोज हो गया एक चीनी जो स्वाभाविक रूप से फलों और शहद में पाया जाता है और कुछ पेय पदार्थों में एक स्वीटनर के रूप में जोड़ा जाता है ना। ऐसे लोगों में दस्त का कारण बन सकता है जिन्हें इन्हें पचाने में परेशानी होती है। कुछ लोगों को फ्रैक्टोज भी डाइजेस्ट नहीं होता है ना। तो अगर वो फ्रैक्टोज यूज करते हैं तो वो भी फ्रैक्टोज भी दस्त का कारण बन सकता है। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनेस, जैसे मैक्सिमम आज आप देखते हो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो पैकेज्ड वाले प्रोडक्ट्स हैं, है ना, बॉटल्स वाले प्रोडक्ट है, उस उन सभी में क्या होता है, सार्विटोल और मैनिटोल, राइट, च्युइंगम और अन्य चीनी मुक्त उत्पादों में पाए जाने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है ये, है ना। च्युइंगम में देखा होगा आपने, उनमें कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं, ये भी कुछ लोगों में दस्त का कारण बन सकते हैं। क्लियर है। सर्जरी, कुछ लोगों को पेट की सर्जरी या गॉल ब्लैडर हटाने की सर्जरी के बाद दस्त होते हैं। मैक्सिमम लोगों में देखा गया है कि जिनको गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है उनको ये प्रॉब्लम रहती है। क्लियर है। कंडीशंस हो सकती हैं, गॉल ब्लैडर को स्टोन के कंडीशंस में रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर है। अन्य पाचन विकार जैसे क्रोनिक डायरिया के अन्य कारण हैं, जैसे क्रोहन डिजीज हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस का, सीलियक डिजीज हो गए, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस हो गया और इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, ये भी डायरिया के कारण हो सकते हैं, दस्त के कारण हो सकते हैं, वोमिटिंग के। ठीक है, उल्टी और दस्त। क्लियर है। क्लियर हुआ किस किस रीजन से हो सकता है। हाँ सर। यस सर। ठीक। अब हम देखते हैं आईबीएस। आईबीएस का फुल फॉर्म क्या है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, आईबीएस इरिटेबल बॉल सिंड्रोम एक आम विकार है जो लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। आईबीएस किसको प्रभावित करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को। क्लियर है। संकेत और लक्षणों में ऐंठन, पेट में दर्द, सूजन, गैस, दस्त या कब्ज दोनों शामिल हो सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे आपकी ये वाला जो बॉल है ना, बॉल कौन सा है ये आपका, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है ना। इनमें अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है या किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है तो ये कंडीशंस होती है। क्लियर है। सिम्टम्स में क्या हो सकते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग और ब्लोटिंग, सूजन हो सकता है जिसमें आमतौर पर राहत मिल जाती है या मलत्याग से आंशिक रूप से राहत मिलती है। ठीक है। एक्सेस गैस, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, राइट, समटाइम्स अल्टरनेटिंग बॉट्स ऑफ द डायरिया एंड, ठीक है, म्यूकस इन द स्टूल, मल में श्लेष्मा का आना, म्यूकस का आना, दैट इज ऑल्सो symptoms of IBS. Now we will see the cause, right? क्या कारण होते हैं इरिटेबल बॉल सिंड्रोम के। मांसपेशियों में सिकुड़, है ना, इंटेस्टाइनल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, संकुचन जो सामान्य से अधिक मजबूत और लंबे समय तक होते हैं, राइट। मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्शन है, जो आपके इंटेस्टाइनल की जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रेक्शन कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है या लंबे टाइम तक रह सकता है, ये दोनों सिचुएशन हो सकती है। गैस, वे गैस, सूजन और दस्त का कारण बन सकते हैं, है ना, गैस्ट्रिक स्वेलिंग और दस्त का कारण बन सकता है। जो कमजोर आंतों का संकुचन भोजन के मार्ग को धीमा कर सकता है और कठोर शुष्क मल बना सकता है ना। जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है
ठीक है, किसका? इंटेस्टाइन का जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये स्टूल जो मूवमेंट है उसको धीमा कर सकता है। ठीक है, हार्ड कर सकता है। ये सिम्टम्स हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम, जब आपका पेट गैस या मल के कारण फैलता है ना, पाचन तंत्र की नसों में सामान्य असुविधा से अधिक असमानताओं का अनुभव करा सकता है। अगर आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के नर्व्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये भी क्रिएट कर सकता है आईबीएस के, उसमें भी कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है। फिर आ गया आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग। आईबीएस वाले कुछ लोगों की आंतों में प्रतिरक्षा प्रणाली की संख्या में वृद्धि होती है ना, इम्यूनिटी सिस्टम। इस प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया दर्द और दस्त से जुड़ी होती है ना। जो कई बार क्या होता है कि आपकी जो सेल्स है वो वहां पे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका इम्यूनिटी सेल है, उस कंडीशंस में जब वो अपना प्रोसेस शुरू करते हैं तो भी ये चीजें हो सकती है। क्लियर है? फिर संक्रमण हो सकता है, वायरस के कारण हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद आपका बैक्टीरियल हो गया, इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल, जो माइक्रोफ्लोरा होती है ना। और माइक्रोफ्लोरा क्या है? अच्छी बैक्टीरिया है जो आंतों में रहते हैं और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइक्रोफ्लोरा इज अ गुड बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन में होते हैं और आपके हेल्थ में ज्यादा, स्वास्थ्य में हेल्दी रहने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर है? ट्रीटमेंट में क्या करा सकते हैं आप? धनुरासन, अर्धमस्तेंद्रासन, पवन मुक्तासन, योगासन, नौकासन, सेतुबंधासन, भुजंगासन, विपरीत सलावासन, पश्चिमोत्तानासन, पादस्तासन, बालासन, मार्जरी आसन, परिगासन और कपालभाति का अभ्यास कराया जा सकता है। क्लियर है? आगे मूव करें। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? एक सूजन है ना, जो आईवीडी है, एक स्वेलिंग है जो आपके पाचन तंत्र में लंबे समय तक रहने वाली सूजन और अल्सर घाव का कारण बनता है। अगर आईबीएस कंटिन्यूअस रहता है तो वो ये स्वेलिंग का कारण बन सकता है। क्लियर है? और घाव का कारण बन सकता है। अल्सर क्या है? एक घाव है एक प्रकार का, जो कि आपके इंटेस्टाइन में होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस आपकी बड़ियां, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन और मलाशय के अंतरम स्तर को प्रभावित कर सकता है ना। कोलन जो है उसके इनर लेयर को प्रभावित कर सकता है और लार्ज इंटेस्टाइन के इनर लेयर को प्रभावित कर सकता है। क्लियर है? सिम्टम्स में क्या हो सकते हैं? जैसे डायरिया, ऑफन विद द ब्लड और पस, है ना, मवाद के साथ अक्सर रक्त का आना, पेट में दर्द और ऐंठन। ठीक है, रेक्टल पेन होना, रेक्टल से ब्लीडिंग, पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड विद द स्टूल, है ना, थोड़ा थोड़ा स्टूल के साथ पास होना ब्लड का। अर्जेंसी टू डिफेसिट, शौच के लिए बार बार जाना। इनेबिलिटी टू डिफेंस डिस्पाइट अर्जेंसी, है ना। अगर आपको फील हो रहा होगा कि स्टूल लग रही है, वो जाना है, लेकिन वहां पे फिर आपको होता नहीं है, ये कंडीशंस होती है। क्लियर है? फिर वेट लॉस फील हो सकता है, कंटिन्यूअस फटीग, फीवर, राइट। बच्चों में ग्रोथ रुक सकता है, उनका ग्रो होना रुक सकता है, फेलियर टू ग्रो। क्लियर है? अल्सरेटिव कोलाइटिस का सटीक कारण अज्ञात है ना। अगर हम कारण की बात करें तो एग्जैक्ट क्या कारण हो सकता है वो नहीं कहा जा सकता है, अभी तक क्लियर नहीं है। पहले आहार और तनाव को इसका कारण माना जाता था, है ना। पहले ऐसा कहा जाता था कि अगर आप आहार गलत ले रहे हैं
या आपको कंटिन्यूअस स्ट्रेस है तो ये हो सकता है। लेकिन जो शोध हुए हैं, काफी सारे जो शोध हुए हैं, उससे पता चला है कि ये कारक बढ़ा सकते हैं, है ना। ये कारक क्या है, उसको बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस का कारण नहीं बनते, क्रिएट नहीं करते। क्लियर है? इसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये किस कारण हो सकती है। एक संभावित कारण प्रतिरक्षा प्रणाली की खराबी है ना। जो आपका डिफेंस सिस्टम है, वो अगर खराब होता है तो ये कंडीशंस बन सकती हैं। जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एक हमलावर वायरस या जीवाणु से लड़ने की कोशिश करती है ना। जब आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो किसी वायरस या बैक्टीरिया से जब लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो एक असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पाचन तंत्र में कोशिकाओं पर हमला करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बनती है ना। वो कई बार अपनी सेल्स को ही डैमेज कर लेती है, जिसके कारण भी ये हो सकता है। ठीक है। आनुवांशिकता भी इस तरह की भूमिका निभाती है। कुछ कंडीशंस में देखा गया है कि जो हेरिडिटी है, आनुवांशिक, जो पहले से चला आ रहा है, वो भी इसका कारण बनती है। कि अल्सरेटिव कोलाइटिस उन लोगों में अधिक पाया जाता है जिनके परिवार के सदस्य बीमारी से ग्रस्त हो, है ना। जिसकी फैमिली में इसका बैकग्राउंड रहा हो, कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि उनको ये हो सकता है। क्लियर हुआ? अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो पवन मुक्तासन हो गया, भुजंगासन, वज्रासन, धनुरासन और शलभासन का अभ्यास करा सकते हैं। वहीं प्राणायाम की बात करें तो शीतली, शीतकारी और नाड़ी शोधन प्राणायाम लाभकारी है। शीतलीकरण में योग निद्रा और उदर श्वास करवा सकते हैं, यौगिक ब्रीदिंग। ठीक है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम जिसको ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, यौगिक में तीनों आ जाएगा, सिर्फ आपको एब्डोमिनल लेना। क्लियर हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस? नेक्स्ट डिजीज हम मूव कर रहे हैं पाइल्स, जिसको हेमोराइड्स भी कहा जाता है, बवासीर। ठीक है। अगर बवासीर की बात करें तो हेमयूराइड्स, जिसे पाइल्स भी कहा जाता है ना। इसे पाइल्स भी कहा जाता है। आपके गुदा जो नीचे मलाशय रेक्टम में वेरिकोज जो नसें होती हैं, वेरिकोज जो वेन्स है ना, वेरिकोज वेन्स के समान सूजन वाली नसें, है ना। इसमें जो वेरिकोज वेन्स की जो नसें होती हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, राइट। और वो काफी ज्यादा उसमें ब्लड होल्ड हो जाता है। बवासीर मलाशय आंतरिक बवासीर के अंदर स्थित हो सकता है, या वे बाहरी जो आउटर पाइल्स है, वो आपके त्वचा के आसपास, त्वचा के नीचे विकसित हो सकता है। ठीक है, एक तो इनर में हो गया और एक आउटर हो गया। अगर आप एक्सटर्नल की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये रेक्टम के आउटर साइड में, है ना। और ये रेक्टम के इन साइड में देखिए डेवलप होती है। क्लियर है? तो ये दो तरीके की हो सकती है, एक इनर, एक आउटर। क्लियर? सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट्स, यू माइट नोटिस स्मॉल अमाउंट ऑफ द व्हाइट रेड ब्लड ऑन योर टिश्यूज, टॉयलेट टिश्यूज और इन द टॉयलेट, है ना। जब आप मल त्याग करते हैं तो उस समय आपको एक दर्द फील होगा, और दर्द के साथ ब्लीडिंग हो सकती है, राइट। जो कि आप टॉयलेट पेपर्स पे दिख सकता है, वो आपको स्टूल में दिख सकता है, राइट। इचिंग और इरिटेशन इन योर एनल रीजन, आपको एनल रीजन में इचिंग हो सकती है, ठीक है, या इरिटेशन फील हो सकता है। उसके बाद पेन और डिस्कम्फर्ट, आपको पेन हो सकता है, उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, स्वेलिंग आ जाएगी एनस के नियर बाई, है ना। अ लंप नियर योर एनस, है ना, एक गांठ के समान फील होना, बीच में भी सॉरी, विच में बी सेंसिटिव और पेनफुल,
ठीक है, ये सेंसिटिव हो सकता है और पेनफुल भी हो सकता है, ठीक है, जो कि कभी कभी ब्रेक भी हो सकता है, फट भी सकता है, जिसकी वजह से ब्लड रिमूव होता है काफी ज्यादा। क्लियर है? जैसे आपने वेरिकोस देखा था, वेरिकोस वेन्स मैंने आपको बताया था लेग्स में, है ना, तो लेग्स में भी वो फटते हैं तो वहां से ब्लड आउट होता है। इसी तरीके से एनस वाले रीजन में भी हो सकता है। क्लियर है? रेक्टम वाले पार्ट। रीजन क्या हो सकता है? आपके गुदा के आसपास की नसें दबाव में खिंचाव करती हैं और उभार या सूज सकती हैं, स्वेलिंग आ सकती है उसमें। सूजन वाली जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, वो निम्न मलाशय में बढ़ते दबाव से विकसित हो सकते हैं। मल के त्याग के दौरान दबाव, है ना, ज्यादा दबाव फील होना, फिर मोटापा हो गया, शौचालय पर लंबे समय तक बैठे रहना भी इसका कारण हो सकता है। गर्भावस्था, है ना, प्रेगनेंसी के टाइम में भी हो सकता है। जीर्ण, दस्त या कब्ज की अगर शिकायत है तब भी ये हो सकता है। ठीक है, या कम फाइबर वाला अगर आप आहार लेते हैं तो भी ये हो सकता है। क्लियर है? स्टूल काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगी, जो कि पाइल्स क्रिएट कर सकता है। ट्रीटमेंट में आप बस्ती, जिसको एनीमा कहते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वर्जन पोजेस, जो इन्वर्जन के पोजेस हैं, जैसे सर्वांगासन, है ना, शीर्षासन, ये वाले आसनास आप इनको करवा सकते हैं। फिर बालासन, वज्रासन और पवन मुक्तासन का अभ्यास कराया जा सकता है। अश्विनी मुद्रा काफी ज्यादा लाभदायक है और मूलबंध का भी अभ्यास आप करवा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया? ये हमारा जो भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? नो सर। ठीक, अगर लग रहा हो तो बताइए। अब हम देखते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, जो मानव कंकाल संबंधी विकार होते हैं, स्केलेटल संबंधी डिजीज है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अब हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट है, दैट इज लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। ठीक है, लंबर का स्पॉन्डिलाइसिस एक डीजेनरेटिव कंडीशन है, जो धीरे धीरे समय के साथ विकसित होती है। स्टार्टिंग में आपको फील नहीं होता, धीरे धीरे जाके ये रोस्ट कंडीशंस जब हो जाती है इसकी, तो आपको पता चलता है। या वृद्ध व्यक्तियों में अधिक आम है, जो ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए एक नॉर्मल सी समस्या है ये। ठीक है, नॉर्मल मीन्स सब में ही देखने को मिलेगा। इस स्थिति को स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस के रूप में भी जाना जाता है। इसको लंबर स्पॉन्डिलाइसिस को और क्या कह सकते हैं? स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह हड्डियों के घिसाव के कारण होता है, जो सामान्य रोजमर्रा की हलचल से होती है ना, जो उसमें घिसाव होता है, जो डिजेनरेशन होता है, जो आप रोज कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसके कारण। ठीक है, इन क्षेत्रों की गिरावट से फ्लेक्सिबिलिटी का नुकसान होता है और एक प्रवृत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है ना। जैसे ही बोन का डिजेनरेशन स्टार्ट होता है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। यदि इस प्रकार की क्षति होती है तो डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क हर्निएशन, स्लिप डिस्क नामक स्थिति का कारण बन सकता है। ठीक है, जो कि लंबर स्पॉन्डिलाइसिस की एक सामान्य विशेषता है। ठीक है, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस होगा तो उस कंडीशंस में आपका डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, डिस्क हर्निएशन हो सकता है, या स्लिप डिस्क हो सकता है। अब ये सारे क्या क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। अगर आप यहाँ इमेज देख पा रहे हो क्लियरली, तो सबसे फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्क है। जैसे दो वर्टिब्रा होते हैं, दो वर्टिब्रा के बीच में एक कुशन होता है। ठीक है, जैसे आप तकिया रखते हो ना, तो तकिया ही समझ लीजिए कि दो वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है? तकिया होता है। उस तकिए को क्या कहते हैं? एनिकुलर रिंग। क्या कहते हैं? एनिकुलर रिंग। और उस एनिकुलर रिंग में
फ्लूइड भरा होता है। क्लियर है? उसमें क्या होता है? फ्लूइड होता है। जब भी आप कोई मूवमेंट करते हो तो वो प्रेस होता है और रिलीज कर देता है, तो वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। क्लियर हुआ? और उसी के नीचे से आपकी नर्व्स जा रही हैं बोथ साइड, जो मैंने आपको स्पाइनल पेयर वाली नर्व्स बताई थी। कितनी जोड़ी थी स्पाइनल की? स्पाइनल नर्व्स 33 कितनी पेयर थी? 33 33 सर 33 बच्चों में और बड़ों में 26 33। 33 सर बच्चों में और बड़ों में 26 26, ठीक है। तो ये कहां से निकल रहे होते हैं आपके? 33 था, 31 था? 33 सर बच्चों में आपने बताया था और बड़ों बच्चों में में 33 26। होता। यस सर, बच्चों में 33 और बड़ों में 26। हाँ, 31 पेयर, नॉट 33। चेक करिए एक बार। तभी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग 33 क्यों बोल रहे हैं। 31 पेयर होती 31 है ना, प्लेयर। जो फिर कॉके हाँ वो जी। मिलके 26 बनती है। प्रियंका जी, हाँ सर, शायद मैंने बोन्स स्ट्रॉन्ग 30 लिख दिया होगा, अभी मैं बोन्स करेक्ट कर लेती बोन्स 33 है, लेकिन पेयर 31 है। 31 पेयर 31 करेक्ट कर पेयर दिया था। मैंने सर। अब उसमें ठीक है लिखा हुआ होगा, आप नोट्स चेक करना एक बार। जी ठीक है, सर। 31 पेयर ही है। मैं सोचा मुझे गलती हुई हो पढ़ाने में। ठीक है, तो वो नर्व्स क्या है? साइड से निकलती हैं उस एनिकुलर रिंग के नीचे से। ठीक है, वहां साइड में एक स्पेस होता है, वहां से वो निकल रही होती है। अगर आप देखें कि डिजनरेटेड डिस्क है ना, यहाँ पे देखें डिस्क क्या हो गया? डीजनरेट हो गया। जूम कर दूं या ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो ये क्या हुआ? देखिए एनिकुलर रिंग क्या हुई? यहाँ पे डीजनरेट हो रही है, मीन्स उसमें टूट फूट आ रहा है। उसके आगे देखें तो बल्जिंग डिस्क, डिस्क की जो फ्लूइड है वो दबाव के कारण क्या हुआ? उसका स्पेस कम हुआ बोन का, तो दबाव के कारण क्या होगा? वो बाहर की तरफ निकल गई। लेकिन वो फटती नहीं है, उसकी लेयर फटी नहीं है। ठीक है, ब्रेक नहीं हुई है, जस्ट बाहर की तरफ बल्ज हो गई है। समझ आया? दिख रहा है ये? सिर्फ बल्ज हुई है। लेकिन जो हर्निएटेड डिस्क है वो देखिए ब्रेक होके फ्लूइड कहाँ आ गया? बाहर। क्लियर है? थिनिंग डिस्क में क्या होगा? आपका डिस्क प्रेस होते होते क्या हुआ? जो उसका नॉर्मल शेप था उससे ज्यादा प्रेस हो गया और वो बिल्कुल पतली हो गई, थिन हो गया। दैट इज कॉल्ड थिनिंग डिस्क। और बोन का डिजेनरेशन अगर आपका देखना है तो यहाँ पे देखिए, ये बोन का शेप कैसा हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया, अप एंड डाउन। क्लियर हुआ? जिसके कारण आपका डिस्क का भी डीजेनरेशन होना स्टार्ट हो गया। क्लियर हुआ? यस या नो? यस सर। तो जी ठीक है, डीजनरेटेड डिस्क में क्या है सर? डीजेनरेटेड का मतलब होता है अपने शेप को खो देना, उसमें टूट फूट होना। ठीक है पलक जी? जी सर। बल्गिंग का बाहर की तरफ थोड़ा निकल आना। बल्जिंग का मतलब होता है बल्ज हो जाना, बाहर की तरफ आ जाना। हाँ जी जी ठीक है, जी सर, थैंक यू जी सर, थैंक यू। बल्ज में क्या हुआ? जैसे मान के चलिए एक बलून है, ठीक है, बलून को जब हल्का सा आप ऐसे करते हैं तो एक हिस्सा बलून का बाहर आ जाता है ना? अगर ऐसे प्रेस करोगे तो बलून का एक हिस्सा इधर हो जाएगा, एक हिस्सा उधर हो जाएगा, बीच से अगर पकड़ते हो तो। यस या नो? तो वो बल्ज हो गया। लेकिन अगर वो फट जाए तो फटने के बाद क्या होगा?
जो उसमें पानी भरा है वो बाहर निकल जाएगा, तो वो कंडीशन क्या होगी? हर्निएटेड। ठीक है, जो फ्लूइड था वो फट के बाहर निकल गया, वो हर्निएशन हो गया। हर्निया क्या होता है? हर्निया सेम चीज है ना, मसल्स का अपने लेयर से आउट हो जाना। यस या नो? यही था ना? हाँ सर। सेम कंडीशन यहाँ भी है, अपने शेप से, अपने जो लेयर थी उससे बाहर निकल के आ गया फट के, दैट इज हर्निएटेड। ठीक है, इसके रीजन क्या हो सकते हैं? एक तो 40 के बाद स्पॉन्डिलाइसिस का जोखिम बढ़ जाता है। एबनॉर्मल अगर स्पाइनल एक्टिविटी कर रहे हो तब भी ये क्रिएट होगा। कुछ लोगों को जेनेटिक होती है और उनकी हड्डियां कमजोर होती है। ठीक है, और लिगामेंट्स के लिए, जो कि लिगामेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फिर लाइफ स्टाइल कुछ लोगों की ऐसी होती है जो बोन्स को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। ओबेसिटी, ओबेसिटी भी क्या करता है? उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करता है डिस्क के ऊपर, तब भी ये हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद लंबे समय तक बैठना लंबर वर्टेब्रे पर प्रेशर जनरेट करता है। क्लियर है? लंबे टाइम तक, जो आज के टाइम में देख रहे हैं, सबसे ज्यादा ये रीजन है ना, लंबे टाइम तक बैठे रहना। किसी की जॉब है, लैपटॉप पे रिलेटेड है, ऑनलाइन जॉब्स हैं, तो उस कंडीशंस में पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, चेयर पे गलत तरीके से बैठना, तो ये आज के टाइम में रीजन है लंबर स्पॉन्डिलाइसिस का। ठीक है, एक ही पोजीशन में बने बने आपका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। पुरानी चोट है ना, कुछ ऐसी चोट रही है जो लंबर स्पॉन्डिलाइसिस के विकास के लिए, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस का को इंक्रीज करता है, उसके रिस्क को। ठीक है, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जैसे लोकलाइज्ड पेन, एक प्रॉपर जगह पे पेन होना, है ना। फिर पेन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, लंबे समय तक बैठने में दर्द। रॉसनिंग पेन आफ्टर रिपीटेड मूवमेंट, बार बार पेन का रिपीट होना लंबे समय तक, बार बार कभी पेन होना, फिर रुकना, फिर पेन होना। मसल स्पैम्स, मांसपेशियों का ऐंठन। रीजनल टेंडरनेस, है ना, झुनझुनी होना, ट्रम्बलिंग, टिंगलिंग होना, नंबनेस इन द लिम्स, नंबनेस फील होना कई बार, है ना। वीकनेस ऑफ अफेक्टेड लिम्ब ड्यू टू पॉसिबल नर्व कंप्रेशन, है ना। जैसे ही ये होता है तो नर्व कंप्रेस हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बीच में से जा रही होती है तो नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण आपको उस बॉडी पार्ट में पेन हो सकता है, ज्यादा वीकनेस फील हो सकती है। क्लियर हुआ? अगर आप यौगिक हाँ सर। उपचार की बात करें तो टिटिवासन, गोमुख आसन को छोड़कर, टिटिवासन एडवांस आसन है, ठीक है, तो उसका अभ्यास तो नहीं करेंगे। फिर ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, मकरासन, ठीक है, सलाबासन, धनुरासन, प्लस मोस्ट ऑफ बैक बेंडिंग पोजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? टिटिवासन का अभ्यास आप नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी ये तो एडवांस है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि हर कोई कर ही नहीं सकता इसको, सीधी सी बात है, सिंपल है। ठीक है, हर कोई इसका अभ्यास नहीं कर सकता है क्योंकि वो एडवांस है। अजपा जप, ठीक है, का अभ्यास कर सकते हैं, ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बट कोशिश ये करेंगे कि प्राणायाम के समय लंबे टाइम तक नहीं बैठ सकते आप। क्लियर है? कपालभाति का अभ्यास वर्जित है। ठीक है, ये ध्यान रहे। आगे देखें, प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। प्रोलैप्स्ड में क्या होता है? जब, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तकनीकी शब्द है जिसे आमतौर पर स्लिप डिस्क कहा जाता है।
ये डिस्क रीढ़ की प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच रखी होती है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, जो मैंने डिस्क आपको ऊपर दिखाया। जब डिस्क का रेशीदार बाहरी हिस्सा टूट जाता है ना, जो बाहर वाला जो लेयर मैंने बताया आपको, रिंग का जो बाहर वाला लेयर है, अगर वो टूट जाता है तो एक जेल लाइक की तरह कोरेटो बल्ज को बाहर की ओर ले जाता है ना। जैसे देखा आपने, बल्ज एक बाहर की तरफ लेके चला गया। तब जो डिस्क क्षतिग्रस्त होती है वह स्पाइनल कॉर्ड या सिग्नल नर्व फाइबर पर दबाव डालती है। क्लियर है? ये कंडीशंस क्या कहलाती है? प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसमें ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? एनिमा, मसाज, फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, एक्यूप्रेशर। ठीक है, ये सारी चिकित्सा दी जा सकती है। मार्जरी आसन, भुजंगासन, मकर आसन, कटी चक्रासन, सलभासन, मरकट आसन, ताड़ासन, वीरभद्रासन, उत्थित त्रिकोणासन और ऊर्ध्वमुखा स्वानासन। इसका अभ्यास लाभकारी है। क्लियर हुआ? लंबर स्पॉन्डिलाइसिस और स्लिप डिस्क। यस सर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्या है? ये उम्र के साथ वियर एंड टियर के लिए एक समान शब्द है जो नेक में स्पाइनल डिस्क को प्रभावित करती है। लंबर में जब किया तो क्या हुआ? वो लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। अब सर्वाइकल की बोन कहाँ थी? कहाँ थी सर्वाइकल की बोन? क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? मेडुला सुमिता जी, सर्वाइकल की बोन कहाँ थी? रुचि जी, नेहा जी, C1 to C7. ठीक है। तो इसके बीच में तो डिस्क होगा ना, सिर्फ लंबर में ही तो डिस्क नहीं होगा, सर्वाइकल में भी डिस्क होगा। तो जो सर्वाइकल वाले डिस्क के साथ प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। क्लियर हुआ? तो इसमें सर हमारी सिर्फ नेक की जो बोन्स हैं वो मिसप्लेस हो जाती हैं, ऐसा परफेक्ट। ये समझेंगे ना नेक की सर्वाइकल बोन नहीं, स्पॉन्डिलाइसिस। नेक की बोन नहीं, डिस्क। डिस्क डिस्क सॉरी, हाँ। ठीक है, डीजनरेशन ऑफ क्या है? बोन। सर्वाइकल सर्वाइकल की बोन्स, बोन जब यस सर। डिजनरेट होती है तो आपका डिस्क भी डिजनरेट शुरू होता है, बल्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो सकती है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, नैरो हो जाना, बल्ज हो जाना, ये सारी चीजें सर्वाइकल के स्तर पे हो रही है। ठीक है, सिम्टम्स में क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का कोई लक्षण नहीं होता है। जब लक्षण होते हैं स्टार्टिंग में नहीं होता है, ज्यादातर लोगों में नहीं दिखेगा। तो वे आमतौर पर गर्दन में दर्द और कठोरता महसूस करते हैं, पेन होगा और हार्डनेस फील होगी। अपनी बाहों हाथों में झुनझुनी, नंबनेस, वीकनेस फील होगी, है ना। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, चलने फिरने में कठिनाई होगी। लॉस ऑफ ब्लैडर, बॉल कंट्रोल में कमी हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो नर्व्स होती हैं कहां से आ रही हैं? ब्रेन की नर्व्स, साइड से। क्लियर हुआ? तो उसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसमें हड्डियों और कार्टिलेजेस जो आपकी रीढ़ और गर्दन को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, धीरे धीरे वियर एंड टियर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। इन परिवर्तनों में निम्न कारण शामिल हो सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेटेड डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, बोन स्पर्स, बोन का डिजनरेशन होना, या स्टिफ लिगामेंट, लिगामेंट का स्टिफ हो जाना। ये सारे कारण हो सकते हैं। क्लियर है? अगर हम जोखिम की बात करें तो सर्वाइकल में कुछ और भी हैं, जैसे आयु, एज, उम्र बढ़ने के साथ ये नॉर्मल है। आज के टाइम में व्यवसाय, ऐसी नौकरियां
जिसमें रिपीटेटिव नेक की मूवमेंट हो रही होती है ना, या ऑकवर्ड पोजिशनिंग, सेम पोजीशन में बैठे हैं एक ही पोजीशन में, ठीक है, या लॉट ऑफ ओवरहेड वर्क, ठीक है, सर पे कुछ भारी रख के काम करने वाला शामिल है, जो आपकी गर्दन पर अधिक अतिरिक्त तनाव, एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं। क्लियर हुआ? या नेक की कोई पुरानी चोट रही है, प्रीवियस कोई नेक इंजरी रही है, तब भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का खतरा बढ़ा सकता है। कुछ अनुवांशिक कारण भी है ना, कुछ परिवारों में व्यक्ति समय के साथ इनमें से अधिक परिवर्तनों का अनुभव करेंगे, जबकि अन्य नहीं करेंगे। कुछ में हो सकता है कि पारिवारिक रहा होगा, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं भी हो सकता है। स्मोकिंग भी ऐसा देखा गया है कि नेक पेन को इंक्रीज करता है। यौगिक ट्रीटमेंट में क्या करेंगे आप? सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, ताड़ासन, फिर सर्पासन, टिटिवासन, बालासन, मत्स्यासन, ठीक है, और अर्धनौकासन हो गया, अर्धशलभ, शशांकासन, भुजंगासन, अर्धमस्तेंद्रासन, धनुरासन, मार्जरी आसन, सेतुबंध आसन, मकर आसन और योग निद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है। क्लियर हुआ? ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में था। एक सेकेंड, सेतुबंध आसन अवॉइड करेंगे, ठीक है। सेतुबंध आसन आप अवॉइड करोगे, ध्यान रहे, ठीक है। नेक की फॉरवर्ड एडवांस मूवमेंट इज नॉट अलाउड इन द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। क्लियर हो गया? अगर हम गठिया आर्थराइटिस की बात करें तो विभिन्न प्रकार के गठिया विभिन्न प्रकार के दर्द का कारण बन सकते हैं। आर्थराइटिस और संबंधित रोग दुर्बल करने, जीवन को बदलने का दर्द का कारण बन सकते हैं, है ना। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के अनुसार 1/3 से अधिक वयस्कों में गठिया की रिपोर्ट है। 1/3 से ज्यादा लोगों में आर्थराइटिस की शिकायत की रिपोर्ट है, और यह उनके अवकाश, गतिविधियों और काम को सीमित करता है, ठीक है। मैक्सिमम लोग वर्क नहीं कर पाते हैं प्रॉपर एफिशिएंसी के कारण, एफिशिएंसी के साथ, बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस। और इनमें से 25% का कहना है कि यह गंभीर दर्द का कारण बनता है, ठीक है। ये सभी विभिन्न तरीकों से दर्द का कारण बनते, डिफरेंट कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जोड़ों के अंदर का जो प्रोटेक्टिव कार्टिलेज होता है वो ब्रेक हो जाता है, और यह प्रभावित जोड़ों की गति को और अधिक कठिन और दर्दनाक बना देता है ना। जब प्रोटेक्टिव कार्टिलेज ब्रेकडाउन हो जाती है तो मूवमेंट क्या हो जाता है, काफी ज्यादा सीमित हो जाती है जॉइंट्स की मूवमेंट, ठीक है। जोड़ों की हड्डियां ऐसे समय में, है ना, क्या होता है, जोड़ों की हड्डियां डायरेक्टली एक दूसरे के खिलाफ रगड़ खा सकती हैं, ठीक है। ऐसे समय में क्या हो सकता है, जोड़ों की हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खा सकती हैं, जिससे गंभीर दर्द क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपकी कार्टिलेजेस डैमेज हो जाती हैं, जो क्या होता है, बोन को कवर करती है ना, जॉइंट्स का जो सर्कल वाला पार्ट होता है उसको कवर करती है कार्टिलेजेस, जिसके कारण आप फ्री मूवमेंट कर पाते हो। लेकिन जैसे ही वो कार्टिलेजेस ब्रेक हो जाती है तो क्या होता है, बोन आपका एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली इस तरीके से रखी होती है, तो इस तरीके से होंगी, जब भी आप मूवमेंट करोगे तो वो डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाएंगी, तो पेन क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्लियर? ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। ये देखिए, ये कार्टिलेजेस आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना, एक लेयर बनी हुई है कार्टिलेजेस की, ये यहाँ पे देखिए ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या होगी, बोन में डायरेक्टली रगड़ खाएगी एक दूसरे के ऊपर। अब हम देखते हैं रिहेमेटाइड आर्थराइटिस। रिहेमेटाइड आर्थराइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है ये,
जो स्वयं की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा जोड़ों और अन्य अंगों पर हमला किया जाता है। खुद की सेल्स ही खुद को डैमेज कर लेती है इसमें। क्लियर है? फिर सोराइटिक आर्थराइटिस हो गया। सोराइटिक आर्थराइटिस क्या है? ये भी एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ठीक है, जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम आपके खुद की जो जॉइंट्स है उस पे हमला करती है, ठीक है, खुद की ही बॉडी पे, जिससे आपको इन्फ्लामेशन होता है और पेन होता है। क्लियर है? दोनों ऑटो इम्यून डिजीज है। फिब्रोमाइल्गिया। फिब्रोमाइल्गिया क्या है? फिब्रोमाइल्गिया एक सेंट्रल पेन सिंड्रोम कहा जाता है। इसको सेंट्रल पेन सिंड्रोम भी इसको माना जाता है। इसका मतलब है कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में दर्द की प्रक्रिया अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट। अगर इसमें हो रहा है, कभी इसमें हो रहा है, कभी इसमें हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। एक स्पर्श या गति जो दूसरों के लिए दर्द का कारण नहीं बनता है, आपको दर्द हो सकता है, इसे एलोडाइनिया कहते हैं, ठीक है। इस दर्द को क्या कहा जाता है? एलोडाइनिया, ठीक है, जिसको सेंट्रल पेन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये अलग अलग हो सकता है, पहले हेड में पेन हो सकता है, फिर उसमें हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट। फिब्रोमाइल्गिया अन्य लक्षणों के साथ जुड़ा होता है, जैसे फटीग, स्लीप प्रॉब्लम, है ना, या इनेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट और मूड ट्रबल। ये भी कनेक्टेड होते हैं, ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं आपको। फिर हम देखते हैं गाउट। 5th नंबर पे कौन सा है? गाउट। ये सब आर्थराइटिस के टाइप देख रहे हैं, ठीक है। 5th नंबर पे है गाउट। गाउट क्या है? यूरिक एसिड क्रिस्टल समस्या है। यदि आपका शरीर बहुत अधिक यूरिक एसिड का उत्पादन करता है, या यदि इसे आप अधिक तेजी से पर्याप्त रूप से निकालने में असमर्थ है ना, यूरिन के माध्यम से, अगर ये पूरा सीक्रेट नहीं हो रहा है बाहर, तो ये क्या होगा? हाइप्रो यूरेसीमिया कहा जाता है इस कंडीशंस को, ठीक है। तो ये क्या होगा? ब्लड में क्रिएट हो सकता है, और अतिरिक्त यूरिक एसिड आपके जोड़ों में क्रिस्टल का निर्माण कर सकता है। क्लियर है? जो कि आपके मोमेंट को क्या करेगा? जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी मात्रा को कम करना शुरू होगा और कार्टिलेजेस को डैमेज करना शुरू कर देगा। क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं रीह्यूमेटाइड ल्यूपस। 6th नंबर पे क्या है? ल्यूपस। ल्यूपस भी क्या है? एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करती है, जिसमें लीवर हो गया, स्किन हो गया, ब्लड हो गया, ब्रेन हो गया, इन सभी अंगों को प्रभावित कर सकती। क्लियर? लास्ट नंबर पे कौन सा है? रीह्यूमेटाइड आर्थराइटिस। ऑस्टियो, और ऑस्टियो के आपने कितने देखे? 6, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीह्यूमेटाइड आर्थराइटिस की। रीह्यूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है? एक पुरानी सूजन संबंधी विकार है, स्वेलिंग टाइप की, जो सिर्फ आपके जोड़ों को अधिक प्रभावित कर सकता है ना। और ये रीह्यूमेटाइड आर्थराइटिस तब होता है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से आपके शरीर के टिश्यूज को डैमेज कर देती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2000 आई थिंक 23 के पेपर में, ठीक है, कि वो कौन सी आर्थराइटिस की प्रकार है जिसमें आपको सुबह सुबह उठने बैठने में या तो मूव करने में ज्यादा पेन फील होता है। कौन सी है? रीह्यूमेटाइड। क्योंकि इसमें जॉइंट्स में मॉर्निंग में स्टिफनेस बढ़ जाती है, खासकर ठंड में। क्लियर है? यस या नो? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें तो क्या होगा? ये कुछ इस कंडीशन, इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। हाथ पैरों की जो फिंगर्स होंगी उसको ज्यादा प्रभावित करता है,
बहुत लोगों में ये देखने को मिलेगा एज के साथ, ठीक है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें आपको टेंडर, वार्म, स्वेलन जॉइंट्स, है ना, जॉइंट स्टिफनेस दैट इज यूजुअली वर्स इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर इनएक्टिविटी, जब आप कुछ नहीं करते हैं या सुबह सुबह, इसमें दर्द आपको बहुत ज्यादा फील हो सकता है। क्लियर है? और थकान, बुखार या वजन कम होना भी अनुभव हो सकता है। ठीक है। शुरुआती स्टार्टिंग के समय में पहले आपके छोटे जोड़ों को प्रभावित करता है, जैसे हाथों की फिंगर्स हो गई, है ना, पैरों के फिंगर्स को, जॉइंट्स हो गए, इनको प्रभावित करता है। और ज्यादातर मामलों में लक्षण आपके शरीर के दोनों तरफ समान जोड़ों में होते हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं। रिह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस कई नॉन जॉइंट्स स्ट्रक्चर को भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे स्किन, आईज, लंग्स, हार्ट, किडनी, सलाइवरी ग्लैंड्स, नर्व टिश्यूज, बोन मैरो, ब्लड वेसल्स, इन सभी को प्रभावित कर सकता है। क्लियर है? रिह्यूमेटाइटिस। ठीक है। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग रिह्यूमेटाइटिस, आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग न्यूरोलॉजिकल पे मूव करेंगे। न्यूरोलॉजिकल हमारा लास्ट होगा, ठीक है। फिर उसके डिजीज देखेंगे। आई थिंक लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और अगर होगा तो आपको एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या संभव हो पाया तो करवा भी दूंगा, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है।